अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबसार आलम। रेमंड डेविस का मामला अभी तक चल रहा है और उसका जो आखिरी लेटेस्ट शिकार हैं वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बने हैं, जिनको अपनी वजारत से हाथ धोने पड़े इस वजह से कि उनके ख्याल में जो रेमंड डेविस है वो सफारतकार नहीं है और उसको इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। हमने पिछले कुछ दिनों में इस चीज़ के एक कुछ और पहलुओं पर गौर किया है और हम आज के प्रोग्राम में इस बात पर इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या सफारती इस्तिस्ना जो है वो कत्ल करने का लाइसेंस होता है, और अगर सफारती इस्तिस्ना कत्ल करने का लाइसेंस नहीं है तो जो दूसरे ममालिक की हुकूमतें हैं वो अपने शहरियों को या अपने सफारतकारों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, और अगर इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो उसमें वहाँ की हुकूमतें अपने शहरियों के साथ खड़ी होती हैं या अपने सफारतकारों के साथ। और दूसरा सवाल जो हम इस प्रोग्राम में जिसका जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे, जो बड़ा अहम है आज फौजिया वहाब साहिबा के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेमंड डेविस को सफारती इस्तिस्ना हासिल है, और ये बहुत अहम इसमें एक मामले पर हम आज गौर करेंगे, और वो ये है कि क्या अगर सफारती इस्तिस्ना हासिल है रेमंड डेविस को और उसको अमेरिका वापस भिजवाया जाता है तो क्या इस सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत पर और अमेरिका की हुकूमत पर क्या जो वारिसान हैं मकतूलीन के वो केस कर सकते हैं, और क्या वो केस जीत सकते हैं, और क्या ऐसी कोई मिसाल है इस दुनिया में पहले भी? हम इन दोनों सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जो बात शुरू की थी, मैं पहले दोनों जो ममालिक का कसूर है, अमेरिका का भी, अमेरिका की हुकूमत का भी और पाकिस्तान की हुकूमत का भी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका का कहां पे कसूर है और पाकिस्तान की हुकूमत का कहां पर कसूर है, और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों हुकूमतों पर क्या वारिसान मुकदमा कर सकते हैं या नहीं। आपको दिखाते प्रिंस सऊद अब्दुल अजीज का वाकया जो लंदन में हुआ और अक्टूबर 2010 में उनको सजाए उम्र कैद दी गई क्योंकि उन्होंने अपने एक मुलाजिम को कत्ल कर दिया था। और प्रिंस सऊद अब्दुल अजीज कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कोई डिप्लोमेट नहीं थे, वो किंग अब्दुल्ला के नवासे हैं और वो लंदन में गए हुए थे अपने मुलाजिम के साथ। वहाँ उन्होंने तशद्दुद किया। आपको ये जो फुटेज स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये एक लिफ्ट में वो मार रहे हैं अपने मुलाजिम को, और कुछ देर बाद उन्होंने उसको फ्लैट में जाकर वहाँ उनको और ज़्यादा तशद्दुद किया, और उस तशद्दुद के नतीजे में प्रिंस सऊद के हाथों उनका मुलाजिम मारा गया। उसके बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने कोशिश की कि प्रिंस सऊद को बचा लिया जाए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के जरिए, उस इस्तिस्ना के जरिए जिसका अभी आजकल जिक्र हो रहा है, और उस वियना कन्वेंशन के जरिए जिसका हवाला आज फौजिया वहाब साहिबा ने दिया है। उसी वियना कन्वेंशन को सऊदी अरब की हुकूमत ने कोशिश की लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, और लंदन में बरतानिया की हुकूमत ने सजा दी प्रिंस सऊद को, और वो अभी जेल में हैं। दूसरा वाक़या आपको बताते हैं सबरीना डिसोजा का। ये अमेरिका की एक सफारतकार, इनकी पोस्टिंग मिलान इटली में हुई थी, और इनके बारे में इटली की हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाया जुलाई 2005 में कि ये CIA की अंडर कवर एजेंट हैं, लेकिन डिप्लोमेट के बेस में हैं, और ये मुलव्विस हैं एक मिस्री शख्स अबू उमर के अगवा के मुकदमे में। और अबू उमर एक दहशतगर्द समझा जाता था, और उसको अमेरिका के कुछ जो CIA के एजेंट मिलान में मौजूद थे, सफारतकारों के भेस में उन्होंने अगवा किया, वहाँ से उनको मिस्र भिजवा दिया और उन पर तशद्दुद हुआ। लेकिन चूंकि ये वाक़या इटली की सरजमीन पर हुआ था, इसलिए इटली ने इन पर मुकदमा कर दिया। जुलाई 2008 में इनको सजा हो गई, और इनके साथ साथ न सिर्फ इनको बल्कि 25 दूसरे CIA के एजेंट और अमरीकी सफारतकार जो इटली में थे उनको भी इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया। और इनको जो सबरीना डिसोजा है, इनको अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सफारती इस्तिस्ना नहीं दिया, और इसके खिलाफ ये अदालत में चलेगी। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इन्होंने पिटीशन फाइल की है अमेरिकी अदालत में, जिसमें जो मौजूदा स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन, उनको फरीक बनाया गया है और अमेरिकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, और कहा गया है कि इन्होंने मेरे लिए इस्तिस्ना हासिल नहीं किया, हालांकि मैं सफारतकार का मेरा दर्जा था और मैं एक सफारती ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, और जब ये अगवा हुआ तो मैं वहां उस मौके से 130 मील दूर किसी जगह पे अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही थी। और ये वही हिलरी क्लिंटन है जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन करके कहा कि फौरन रेमंड डेविस को छोड़ा जाए। इसके बाद एक तीसरा मुकदमा हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है और रेलेवेंट भी है हमारे मौजूदा केसों से। जनवरी 1997 को गियोगी मखरादजे, ये जॉर्जिया के सफारतकार थे,
नंबर 2 पोजीशन थी एम्बेसडर के बाद। ये इन्होंने वाशिंगटन की एक सड़क पर तेज रफ्तारी में एक अमेरिकी शहरी को मार डाला। उस वक्त हिलरी क्लिंटन के शौहर बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे। उन्होंने जॉर्जिया के सदर एडवर्ड शेवरनाडजे पर दबाव डाला कि आप अपने सफारतकार को इस्तिस्ना नहीं दिलवा सकते, उसी वियना कन्वेंशन के तहत, जिस वियना कन्वेंशन का आज फौजिया वहाब साहिबा ने जिक्र किया है। बिल क्लिंटन साहब ने दबाव डाला एडवर्ड शेवरनाडजे पे और उन्हें मजबूर होना पड़ा और उन्होंने दरख्वास्त दी अमेरिका को कि आप हमारे सफारतकार पर मुकदमा चलाएं और उसे सजा दें। उसने जो जुर्म किया है हम उसको डिफेंड नहीं करना चाहते और हमें अफसोस है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया। ये होते हैं मुहज्जब ममालिक। लेकिन इसके बरक्स जब अमेरिका के अपने शहरी ने यही सब कुछ लाहौर में किया तो उसका जो कुछ उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान पर दबाव डाला हुआ है और जो अखलाकी और सफारती कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आपके सामने हैं। मैंने आपको 3 मिसालें ये दी हैं और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का जो किरदार है वो आप देख लें कि जब अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, कांग्रेस है, पेंटागन है, CIA है, सब अपने शहरी के लिए एक आवाज में एक बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सदर हैं, वजीर आजम हैं, वजीर खारजा हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर इतलात हैं, ISI है, पाकिस्तान के सफीर हैं वाशिंगटन में और पंजाब हुकूमत है और सबसे बढ़कर फिर फौजिया वहाब साहिबा हैं। हर एक की अपनी अपनी बोली है, कोई एक मौकफ नहीं है। कोई पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं बता रहा कि हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे तो किस तरह करेंगे। अगर वियना कन्वेंशन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है तो क्या पाकिस्तानी शहरियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता है या नहीं देता। इस पर हम आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी और जो फौजी क़यादत है वो पाकिस्तानी शहरियों के मामले में इतनी बेहिस क्यों हो जाती है, जबकि रेमंड डेविस जैसे लोग अपनी गाड़ियों में असला लेकर घूमते हैं पाकिस्तान की सड़कों पर, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे उनको पकड़कर उमर चीमा जैसा हाल नहीं करते, उनका कबीर वास्ती जैसा हाल नहीं करते। एक 72 साल बूढ़े शख्स को जो कुछ दिन पहले रावलपिंडी में उनको पकड़कर मारा गया, इसी तरह उमर चीमा को भी मारा गया। जो सिविलियन नहाते होते हैं उन पर तो, उनके बारे में तो हम बहुत बहादुर हैं हमारी हुकूमतें, लेकिन जब गैर मुल्की सफारतकार जो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके बारे में हमारी हुकूमत का रवैया इतना नरम क्यों है और इस पर क्या इसका कुछ इलाज हो सकता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब स्टूडियो में, जो माहिर कानून हैं बरतानवी कानून के, लिंकन्स इन, क्योंकि हम दोनों कवानीन का आज उनके रोशनी में बात करेंगे, बरतानवी भी और अमरीकी कानून के रोशनी में। और मंसूर अवान साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, जो माहिर हैं अमरीकी कानून के और हार्वर्ड लॉ स्कूल से वो पढ़ चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद है सजादुर रहमान, जो भाई हैं इबादुर रहमान के, जिनका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है उन 2 लोगों से जिनको गोली मार के मारा गया था। सजाद के भाई इबाद साहब को एक गाड़ी ने कुचला था और वो गाड़ी जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही, उन लोगों के नाम भी नहीं बताए जा रहे और ये भी वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा, आप लिंकन्स इन से पढ़े हुए हैं, बरतानवी कानून के माहिर हैं, पाकिस्तान में भी वही कानून लागू होता है। आप बताइएगा कि क्या जो सफारती इस्तिस्ना है ये कत्ल करने का लाइसेंस होता है एक सफारतकार के पास? देखिए, यहाँ पे तो ये इशू नहीं है करंट केस में। सफारती इस्तिस्ना एक लिहाज से कत्ल करने का लाइसेंस तो है, इस कानून में एक अनोमली है, क्योंकि जो अगर आप प्रॉपर तौर पे डिप्लोमेट हैं, आप सफारतकार हैं, उसके मुताबिक जो कि 1961 का कन्वेंशन है जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का है, तो उसमें तो कानून यही है कि आपको सज़ा नहीं दे सकता जो होस्ट कंट्री होता है, तो उसमें तो इस्तिस्ना हासिल है। ये कानून में अनोमली है, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें हमें उसको देखना पड़ेगा अपने आइन की रोशनी में कि जो कि एक इस्लामी आइन है इस मुल्क का, उसमें क्या हम इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि कत्ल का बदला हम उसको ना दिलवा सके अपने शहरी को। तो ये एक अनोमली है। नहीं, अनोमली है तो, लेकिन जो अभी हमने मिसालें बताई हैं उस अनोमली को दूर, तो अनोमली तो अमेरिका के लिए भी थी, बरतानिया के लिए भी थी, लेकिन उन्होंने दबाव डाला जॉर्जिया पे भी, बरतानिया ने सऊदी अरब की बात को रद्द किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये जो किया था, जॉर्जिया के ऊपर प्रेशर डाला था, तो उसके ऊपर एक तो अवामी प्रेशर था जिसको उनको ओब्लाइज करना था, क्योंकि वो एक सियासी हुक्मरान थे, सियासत से इलेक्ट होके, अवाम से इलेक्ट होके आए थे, और इसके साथ साथ उनके मुल्क के अंदर जो कानून है उसकी पासदारी भी लाजिम थी कि नो वन इज अबव लॉ। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ एवरीवन इज अबव लॉ, एवरीवन इज अबव लॉ, पाकिस्तान के नहत्ते शहरियों के जिनको पीटा जा सकता है। मंसूर साहब, आप बताइएगा कि अभी अमेरिका का हमने आपको एक वाकया का जिक्र किया, डिसोजा वाला भी है और फिर वो जो जॉर्जियन डिप्लोमेट था उनका भी, तो क्या पाकिस्तान की कानून में या पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिकी हुकूमत से कुछ निगोशिएट नहीं कर सकती कि इसको वेवर दिया जाए इस्तिस्ना से?
ابصار صاحب یہ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل کوشچن ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دونوں ملکوں کی آپس میں پیرٹی کیا ہے. وہاں پہ آپ نے ایگزامپل دیا جارجیا کا، تو جارجیا اور امریکہ کے تعلقات 97 کی ہم بات کر رہے ہیں، پوسٹ کولڈ وار ایرا ہے جس میں لوگ سوویت یونین ختم ہو چکا تھا اور اس کے انفلوئنس سے نکل رہے تھے، اور ڈیپینڈنٹ تھے بہت زیادہ ویسٹ کے اوپر، وچ واز بینگ لیڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب یہاں پہ اس کو ہم نے قانون کے اس روشنی میں دیکھنا ہے جس کے ہم سگنیٹریز بھی ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہم اپنے لیے بھی ایٹ ٹائمز ڈپلومیٹک امیونٹی کلیم کرتے رہے ہیں. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کرمنل لائبلٹی ہے، دوسرا ہے سول اینڈ ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن آف پاکستانی کورٹس اور اتھارٹیز. سو جہاں تک ریمنڈ ڈیوس کا سوال ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیکنیکل سٹاف ممبر ہے ایمبیسی کا. اب اس کو کرمنل لائبلٹیز کی حد تک تو امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے اگر واقعی ایسا ہے، لیکن جہاں تک سول اور ایڈمنسٹریٹو لائبلٹیز کا تعلق ہے تو وہ امیونٹی صرف اس وقت حاصل ہوگی اگر وہ جو فنکشنز پرفارم کر رہا تھا یا مزنگ میں جو بھی تھا، جہاں جو کچھ کر رہا تھا، وہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز فنکشنز کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ایسرٹین کرنا کہ کیا یہ چیز ڈیورنگ دا کورس آف ہز فنکشنز تھی، یہ ظاہر ہے کورٹ کا کام ہے، یہ کورٹ ہی کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے. جی منصور صاحب، میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں. بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ نے سول لا والی بات کی ہے، یہ کیس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں پاکستان کی حکومت کی کیا ذمہ داری تھی، پاکستان کی ایمبیسی کی کیا ذمہ داری تھی جب انہوں نے ویزا جاری کیا؟ کیا انہوں نے پوری تحقیقات کی اس شخص کے بارے میں کہ یہ کوئی فیک آدمی تو نہیں ہے؟ ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ چیزیں کہ کتنا آسان ہے پاکستان کی ایمبیسی کے لیے اس بات کو چیک کرنا. اگر کوئی وہاں ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کرنا کتنا آسان کام ہے، لیکن یا تو کیا نہیں گیا ایمبیسی کی طرف سے، اور وہاں پہ تقریباً 100 سے زیادہ سٹاف پاکستان کی ایمبیسی میں ہے واشنگٹن میں، یا تو انہوں نے کیا نہیں یا پھر کیا ہے اور سب کو پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے اور کیوں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ایکٹیویٹیز کی طرف سے نظریں بند کی گئیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا نہیں قرار دیا گیا جب تک یہ جرم نہیں ہوا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.